हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3। अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, ठीक, नई बुक से जो नए सेशन से आई हुई हैं इस साल की, उसी से हम पढ़ रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी, अगला चैप्टर जो हमारा है, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी क्या है, कैसे काम करती है पृथ्वी, और इसके बारे में मतलब बहुत सारी जो जानकारी हैं हमें सारी इसी में प्राप्त होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कहते हैं पृथ्वी क्या है? जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। अब हम जिस पे रहते हैं हम उसके बारे में ये भी नहीं जानते कि गोल है, कैसी है, ठीक, और उसके अंदर क्या है, ऊपर क्या है, कितने प्रकार के उसमें अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, और कैसा कैसा उसके पास पर्यावरण है, कैसा जीवन है, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें हम एक अनभिज्ञ हैं, ठीक है ना। इन सब से हम एकदम अनजान हैं, ठीक है ना। दिन रात कैसे हो जाता है ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। जिन बच्चों को मालूम है तो वो जानते हैं, जिनको नहीं मालूम तो है ना कि सूरज कहाँ निकलता है और कहाँ चला जाता है? सूरज घर से निकलता है और रोड पे आके खेलता है, यही होता है, ठीक। तो अब ये वो वाला सूरज है जो चलता ही रहता है, चलता रहता है। उसके बारे में पृथ्वी क्या है, संरचना क्या है, ये सब हम आगे देखते हैं। तो बात करते हैं स्थल मंडल, जिस पे हम लोग रहते हैं ज़मीन पे, वो है स्थल मंडल। अनेक प्लेटों में विभाजित है। अब प्लेट कौन सी? खाने वाली प्लेट नहीं होती, ठीक है ना। वहाँ ऐसे नीचे ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे प्लेट होती हैं, टुकड़े टुकड़े ज़मीन का हिस्सा, तो वो उसमें विभाजित है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे एक देश यहाँ हो गया, अमेरिका यहाँ हो गया, कनाडा इधर है, कनाडा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अफ्रीका इधर हो गया, साउथ अफ्रीका है इधर, फिर उसके बाद अलग अलग मतलब छोटे छोटे प्लेटों में ये विभाजित है, ठीक। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। अब ये हैरानी है कि जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो ज़मीन, पृथ्वी तो पृथ्वी है, लेकिन वो ज़मीन भी हिल रही है बहुत धीरे धीरे गति से, ठीक ना। वो ऐसे धीरे 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 यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ खिसक जाती है। अरे हज़ारों साल लग जाते हैं खिसकने में, ठीक, कई सौ साल में वो खिसक जाती हैं। कभी देखते हो अंदर पृथ्वी में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, ठीक, लेकिन वो क्या होता है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जिससे हमें पता नहीं चलता। वो इसी की वजह से एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट आपस में टकरा रही होती है, तो भूकंप आते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा तेज भूकंप आता है, ज़्यादा तेज, जैसे कोई प्लेट खिसक गई और ये धड़ से एकदम नीचे, तब जाके वहाँ पे होता है कि ये बहुत तेज़ी से भूकंप आया है ना। तो उन प्लेटों से भूकंप टकराने से क्या होता है? भूकंप आता रहता है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, हर साल बस कुछ मिलीमीटर लगभग, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अंदर जैसे लावा पिघलता रहता है ना। अब वो गलता रहेगा, अब गलेगा तो जगह लेगा ही लेगा, ठीक है। जैसे कोई प्लेट है वो धीरे धीरे पिघलने लगी, हार्ड में से लिक्विड में बदलने लगेगी। अब वो ऐसी होगी सॉलिड में, वो पिघलते, ठीक है ना। अब वो पिघलते क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, ये फिर इसे लंबा पूरा ऐसा पतली सी परत हो जाएगी, पिघल के, होगा ना, पिघल जाएगी। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी में जो अंदर प्लेटें होती हैं ना, वो भी ऐसे मैग्मा बनता रहता है, तो जलती रहती हैं। वो अंदर आग है पृथ्वी के, तुम आग के गोले पे बैठे हो। अब देखो ब्लास्ट हो गया जिस दिन, उस दिन क्या होगा? जलेगा, चीथड़े उड़ जाएंगे, है ना, बूम। तो बात आ गई कि ये धीरे धीरे जब वो पिघलने लगते हैं तो गति करने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे खिसकती रहती है, बहुत जरा सी मिलीमीटर, ये इतना थोड़ा थोड़ा सा खिसकती है वो, ठीक, बहुत बारीक, जैसे चींटी चल धीरे धीरे खिसक जाती, ठीक ना। मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये पिघले हुए मैग्मा के कारण, अब लिक्विड होगा तो वो इधर उधर हिलेगा है, लिक्विड इधर उधर जाएगा ही जाएगा। अब उस पर कोई भारी चीज़ पड़ेगी तो दबेगा और खिसक लेगी, ऐसा होता है।
पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, मतलब वो सर्किल में घूमता रहता है, ठीक, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। वहां साइड में अपनी बुक में देखो, एक्टिविटी में दिया गया है। अब यहाँ देखो, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल में आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर, मतलब वो स्टैंड पर रख कर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, ठीक, और ठंडे पानी की परतों के साथ वह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार करता है। मतलब जैसे अब डायग्राम से समझा देते हैं हम तुम्हें कि हमने एक पतीले में पानी ले लिया, ठीक, पानी ले लिया तो पानी इतना रख दिया हमने। अब पानी इतना लेने के बाद इसमें हमने इतना पानी ले लिया, यहाँ पे एक हमने गोली डाल दी कागज की, अब हम इसको स्टैंड पे खड़ा कर दिए और यहाँ से हमने स्टोव से, छोटा सा स्टोव होता है बर्निंग, आग लगाना। अब होगा क्या, ये जो पानी होगा ना बॉयल होना शुरू होगा, बॉयल होगा तो ये भी गर्म होकर ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और जो पानी नीचे ठंडा होगा उसमें, उसके साथ वो नीचे आएगी। मतलब इधर से ऊपर और नीचे गोली घूमती रहेगी, और फिर जब सारा बॉयल गर्म पानी, ठंडा पानी गर्म हो जाएगा ना, तो ये सीधे ऊपर ही उड़ती रहेगी, ठीक ना, ऊपर ही एकदम तब जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी उसमें, ठंडी हवा कभी भी जैसे कमरे में आती है ना, ठंडी हवा नीचे बैठती है, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं ठंड में, इसीलिए ठंडी लगती है। कहीं से भी हवा आ रही होगी सीधे नीचे आती है, और गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए एग्जॉस्ट फैन जो लगा होता है दीवारों में, ऊपर लगा होता है, नीचे नहीं लगाते। एसी तो नीचे भी लगा लेते हैं, विंडो एसी को थोड़ा नीचे भी लगा लेते हैं, दीवार पे कूलर देखो बीच में लगा देते हैं, है ना, ठंडी हवा वो ज़मीन पे ही आएगी। और वो स्प्लिट एसी लगी होती है जो दीवारों पे लगी होती है, थोड़ा ऊपर लगाते हैं, वहाँ से भी ठंडी हवा सीधे नीचे बैठती हो। ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठेगी, तभी तो बर्फ जम जाते हैं, है ना, और जो गर्म होगी वो ऊपर उठ के जाएगी। इसीलिए कभी भी घर बनाओ तो एकदम छत के बराबर में एग्जॉस्ट की जगह रखो, ताकि हवा बाहर निकल जाए। और ना हो तो एक दो चिमनी बना दो पाइप डाल के, उससे भी हवा बाहर निकल जाएगी, ऊपर की तरफ खींचेगा गर्म हवा। तो इसी तरह से क्या है, जो लावा है वो भी पिघलता है और वो गोल गोल घूम रहा है, सर्किल घूम रहा है, ठीक ना। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब वो नीचे अंदर घूम रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या होती है, कभी इधर खिसक जाती है, कभी उधर खिसकती रहती है, तो वो हिलती रहती है ना, जैसे उस पर गोली हिल रही होती है। ऐसे पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। कह रहे इनकी जो गति होती है ना, उसको कई बलों के, मतलब फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर मतलब उसके अंदर, आंतरिक बल, ठीक है ना, अंदर जो फोर्स लग रहा होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक, अंडरलाइन कर लेना बुक में अपने। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाहर जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब बाहर से जो फोर्स लगता है उसे एक्सोजेनिक कहते हैं, ठीक। अब जैसे एक ये ले लो, ठीक ना, बॉल, अंदर से जो इसमें फोर्स लग रहा होगा वो अंतर्जनिक, ठीक, और जो बाहर से फोर्स लग रहा होगा वो एक्सोजेनिक, ठीक। दोनों इसको दबाव करते हैं, तो बाहर से भी दबाव पड़ेगा तो भी प्लेट खिसकेगी, अंदर से फोर्स पड़ेगा दोनों तरफ से तो खिसकेगा ही ना भाई, ठीक। आगे देखते हैं। तो कभी कभी धीमी गति कहते हैं, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी तेज से ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है उनकी, अचानक से कभी फोर्स ज़्यादा लग जाता है। तो धीमी गति
कहते हैं कि तो धीमी गति होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और अचानक से ही क्या होता है, जब प्लेट व्लेट खिसक जाती है तो भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, ठीक है। और जैसे वो पहाड़ों में होता है, वो अंदर से ऐसे खोखला करते 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 प्रेशर मारते मारते यहाँ से बुम फूट के फिर सारा ऐसे मैग्मा सारा बाहर आने लगता है, तो ज्वालामुखी लावा पूरा बाहर आ जाता है, ठीक, और वो फैल जाता है। और उसमें कुछ भी चीज़, इतना गर्म लावा होता है, कुछ भी चला गया तो सब पिघल जाएगा, सेकेंडों में पिघल जाएगा। उसमें सोना चांदी सब होता है जो अंदर से लावा निकल रहा होता है, लेकिन पिघला होता है सब, आग। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो पृथ्वी के अंदर है। बात करते हैं पृथ्वी की गति। तो यहाँ एक डायग्राम टेबल से बना के दे रखा है इसको, ठीक है ना। अंतर्जनित बल और बाहर जनित बल। पृथ्वी की गति दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जनित बल और बाहर जनित बल, ठीक। ये जो बल है ना, इनके बारे में यूपीएससी में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना आईएएस वगैरह के, उसमें भी इनके बारे में पूछा जाता है। तुम्हारी एक एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 6th से लेके 12th तक की बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सब से पूछा जाता है। अगर तुम एनसीईआरटी की सारी बुक अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना, मास्टर हो जाओगे, खुद ही मास्टर हो जाओगे पढ़ के, इतनी अच्छी बुकें होती हैं, ठीक है। इसलिए बेटा 2-2 बार पढ़ो किताबें मत इधर करो, इधर उधर ना हो, और किताबों को पढ़ो 2-2 बार पढ़ो, एक एक चैप्टर 2-2 बार, जब तक समझ में ना आए उसको पढ़ो और याद कर डालो अभी से, नहीं तो बाद में फिर वही लोड पड़ेगा पढ़ने का, है ना। अभी से पढ़ लोगे तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस बनना है ना, एकदम बड़े वाला आईपीएस एकदम, तो वो बहुत मस्त एसपी, वो सब इसमें से मिलेगी तुम्हें पढ़ने के लिए। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, सब मिलता है, यहीं से आता है तुम्हारी क्लासों से, एग्जाम में जुड़ी चीज़ें। अब इसमें देखते हैं आकस्मिक बल, ठीक, पटल विरूपण बल, अपर्दन और निक्षेपण इसमें होता है। और यहाँ पे अंतर्जनित में क्या है कि आकस्मिक बल, अचानक से जो फोर्स लग जाता है, उसमें क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होता है और भूसंकलन होता है। भाई उसके, अब जैसे तुम्हारा घर यहाँ पे है, घर है, ठीक है ना, तुमने इतने बड़े में पिलर डाल के पूरा बना दिया, अब इसके नीचे वाली चट्टानी खिसक गई भैंस पानी में, है ना। यहाँ पे भैंस नहीं जाएगी, लेकिन ये घर चला जाएगा, कहाँ, यहाँ आ जाएगा और टूट टाट के कबाड़ में उसमें दफन हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है भूसंकलन, जमीन खिसक गई, ऊपर वाली जमीन नीचे। भाई पृथ्वी की बहुत ज़्यादा मोटी परत थोड़ी ना ऊपर वाली, भूपर पट्टी पतली है, नीचे से किसकी, ऊपर वाले नीचे, है ना। तब पता चल जाएगा हम जमीन के अंदर कैसे रहते हैं। जमीन के अंदर क्या है, लावा है, आग है सिर्फ। और पटल विरूपण बल जब लगता है तो पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक। अब पर्वतों का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लो। अब अगर एक बुक ले लो, ठीक है ना, ये बुक आपने ले ली, इस बुक पे इधर से भी दबाव डालो और इधर से भी, तो क्या होगा, जैसे जैसे इसको प्रेशराइज करोगे ये उठती जाएगी, दोनों तरफ से उठती जाएगी ना, और भी उठती जाएगी, इधर से, और बन गया तुम्हारा हिमालय। हाँ, बन गया ना पहाड़। दोनों तरफ से जब फोर्स लगा तो ये क्या हो गया, पहाड़, पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसी से क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, पर्वतों का निर्माण इसी से होता है, फोर्स लगने से। तो समझ में आ गया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो हमारी प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो एशिया में जाकर टकरा गई। पहले हिमालय था ही नहीं, अरे था ही नहीं, गायब तो छोड़ो ही छोड़ो, था ही नहीं। वो खिसकती खिसकती गई और टक्कर मारी एशिया प्लेट में, और एशिया प्लेट, अब यही दोनों यहाँ समझो एशिया प्लेट हो गई, एशिया, और ये इंडियन प्लेट।
अब इधर से ये फोर्स मारते आई और इधर से ये, तो ये एक जगह थे ही थे, और जैसे ये टकराई जो बीच में हल्की प्लेट पड़ी वो उठ गई, और अभी भी ऊंची होती जा रही है, अभी भी हिमालय उठता जा रहा है। हाँ, इसीलिए उसको जीवत पहाड़ कहते हैं, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। यही तो वजह है कि इंडिया जब यहाँ पे आई तो इसको हिमालय जैसा पर्वत मिल गया, बहुत लंबा पहाड़ है। और इसमें यही वजह है कि हमारे देश में ठंडी कम पड़ती है। आगे हम जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीज़ें डिटेल करेंगे, चैप्टर नहीं तो इधर का उधर हो जाता है। ठीक, तो अब इसमें अपर्दन निक्षेपण कैसे होता है, बाहर जनित बल में। और अपर्दन निक्षेपण जैसे मिट्टी टूट टूट के बह जाना, रेत वेत करके नदियाँ नहीं अपर्दन करती हैं, बहा के ले जाती है, कटाव करती हैं। तो नदी का बहता जल हवाओं के जरिए अपर्दन कैसे होता है, नदी का पानी जो बह रहा है वहाँ जहाँ से पानी बहता जाता है, देखते नहीं हो घर में झाड़ू पोछा लगाओ या चलो पानी से साफ करो, घर धुलाई करो, तो क्या होगा, धूल मिट्टी पानी के साथ बह के जाती है ना, और जहाँ से पानी घूम के नाली में जा रहा होता है वहाँ किनारे पे जमा हो जाती है। तो ऐसे नदियाँ भी बहा के लाती हैं। समुद्री तरंग, लहरें भी जाती है तो कूड़ा करकट सब लाके किनारे पे छोड़ी जाती हैं, है ना। समुद्र कभी कूड़ा अपने अंदर नहीं रखता, अंदर से ले आता है, बाहर किनारे पे फेंक जाता है, लो तुम्हारा कूड़ा पकड़ो। और हिमनद, बर्फ पिघलती रहती हैं तो उससे भी बहाव होते रहते, पत्थर टूट टूट के ऊपर से आते रहते हैं, है ना। ठीक, तो ये सारी गतियां इनके कारण होती है, इसको याद कर लेना। आगे कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट, भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। उन्हीं प्लेटों पे क्या बना है, महाद्वीप और महासागर हैं। ठीक है ना, महासागर तो जानते हो सागर है, महाद्वीप क्या होते हैं, जमीन जिस पे लोग रहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहां देखोगे कि जो अभी हमने बात की, यहां तुम ध्यान से देखो, अपनी बुकों में देखो, ठीक है ना, कि यहाँ ये जो देखो ये लावा है, मैग्मा, यहाँ जो लाल लाल दिख रहा है ना ये मैग्मा है। अब ये पिघलते 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 ऊपर की तरफ फोर्स करता है, जिधर भी हल्की जगह पाता है उधर से निकल के ये बाहर चला जाता है, इधर फूट जाता है, और नहीं तो ऊपर एकदम जाता जाता है और प्रेशर की वजह से ऊपर से विस्फोट करता है और सब धुआं धुआं एक बार हो जाता है। और उसके बाद पहले आग जलाने से पहले धुआं धुआं तो उठता है ना, सुलगता है, तो धीरे धीरे अंदर से फिर ये पता लग जाता है लोगों को कि यहाँ ज्वालामुखी निकलने वाला है। और ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी है ना, आग के साथ लावा, और ये बूम पूरा विस्फोट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ज़मीन के अंदर से आ रहा है, ये ऊपर पहाड़ है, ये ज़मीन उसके नीचे वाली लेयर से आ रहा है। देखो, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। अब अंदर जितना सारा इसने पिघला हुआ सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, जैसा हमने बताया था कि इसमें बहुत सारा पिघला हुआ क्या होता है, जो भी पाता सोना चांदी सब पिघला देता है, उसी में पिघले में रहता है, लोहा तांबा सब, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, सब इसी में पिघला ही होता है। और ये धीरे 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 जब बाहर निकलता है तो यहीं सब जमने लगता है, ठंडा हो के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अब तुम सब ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक ना। इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो ये ज्वालामुखी का चित्र, यहाँ पे जो लाल लाल है ये मैग्मा है, ये जो पीली पीली दिख रही है ये परपट्टी है, ज़मीन जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये मेंटल है, उसके नीचे की ज़मीन है। ठीक है ना, ठीक। और उसके बाद जब ये निकलता है तो यहाँ से यहाँ जो ये है ये निकासी वेंट है, और ये यहाँ से निकला हुआ है जो लाल लाल ये बाहर आके क्या मैग्मा जो होता है वो लावा में बदल जाता है ठंडा होके। और ये जो ऊपर है जो ये बन रहा है ये गैस और राख ये ऊपर उड़ के जा रही है धूल मिट्टी के साथ, इसकी गैस और राख, और ये क्रेटर होता है, यहाँ से गड्ढा जो बन जाता है। तो इतना तो आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो दिया है, एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाह्य, जेनिक मतलब उत्पत्ति, और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक, अब ये हो गया एंडोजेनिक और ये हो गया एक्सोजेनिक। ठीक है, जो बाहर से फोर्स लगा के उत्पत्ति होती है, बाहर से जो फोर्स लगा हुआ बल होगा, ठीक है, और जो अंदर से फोर्स लगेगा एंडोजेनिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना।
इसको याद कर लेना, नोट्स में अपने लिख लेना, ठीक। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, वाइब्रेशन, ठीक। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। वही जो वाइब्रेट होता है तो भूकंप आ जाता है, ठीक। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाते हैं। जहां मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, जहां से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उसी के जो एकदम पास वाला स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ देख सकते हो ये निकटतम केंद्र है ना, इसको अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जैसे अगर तुम देखोगे कि एक तालाब है, ठीक ना, अब उसमें हम पानी में अगर पत्थर मारते हैं, पत्थर मारा तो वो ऐसे करके लहरें उठती हैं, दूर फैलती चली जाती है ना, ठीक। यहाँ से जब ये उठेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ से ये उत्पन्न होता है वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। यहाँ से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगी उसकी क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी। जैसे पानी में भी लहर धीरे धीरे जितनी दूर जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ क्रियाकलाप देखो क्या कहता है। एक बर्तन ले, उसमें जल से भरकर ढक्कन से जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रखकर आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है ना। जैसे स्टीम बने उसमें उबलने लगेगा और उसमें हिलने लगेगा। वो चीज़ जो हल्की होगी वो पहले, मोती हल्का होता है वो हिलने लगेगा, चम्मच भारी होता है थोड़ी देर बाद हिलेगा ज़्यादा, ठीक है। ऐसे अब जैसे जैसे बॉयल होगा चीज़ें हिलने लगेगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अंदर जब चीज़ें लावा जो एकदम मैग्मा बॉयल होता है तो ऊपर की प्लेटें खिसकने लगती है, वो भी हिलने लगेंगी, ठीक है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और चम्मच के कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और चम्मच उस पर खड़खड़ करने लगेगा ना। और रात में ऐसे रख के सो जाओ, कोई क्या लगता है भूत आ गया, खड़खड़ हिल रहा है। इसी भांति जब भूकंप आता है, और ऐसे ही जब भूकंप आता है तो क्या होता है, तुम एक बार कभी ज़मीन पे बैठो चाय पीने या गिलास रख के, और वो बैठोगे धीरे धीरे वो हिलने लगेगी और क्या कहोगे, भूत आ गया है ना। भा से भूत, भा से भूकंप, तो भूकंप आया, भूत नहीं, है ना। भागना नहीं है, ठीक है ना। सही जगह छुप के बैठ जाना, जैसे भूत से छुप के बैठते हो ना, वैसे भूकंप से भी छुप के कहीं बैठ जाना, ठीक। हाँ, तो किसी भी टेबल के नीचे ऐसी जगह, खैर इतना भारी भूकंप दिल्ली में नहीं आता है। अगर बाय द वे कहीं तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ भूकंप आता है तो बहुत सेफ जगह पे जाके छुप के जाना। जैसे भूत के डर से छुप जाते हो, बस समझ जाना कि बस वो वाला भूत आ गया जो ज़मीन से हिलता है ना। और ये दिखेगा और गिलास गड़गड़ हिलने लगेगा, है ना। और धीरे धीरे जो जितने ऊंचाई पे तुम रहोगे उतनी ज़्यादा प्रेशर उसमें मालूम पड़ेगा। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 20th फ्लोर पे रह रहे हो, 20वें तल्ले पे, महले पे रह रहे हो ना, तो क्या होगा, 20वें फ्लोर पे सारा बर्तन तुम्हारा नीचे गिर जाएगा किचन का, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मालूम पड़ेगा ना। और जहाँ जो ज़मीन पर रहेगा वहाँ कम, क्योंकि जहाँ से चीज़ें जो हिलती है वहाँ कम उतना पता लगता है, लेकिन जो ज़्यादा ऊपर रहता है वो ज़्यादा तेज़ हिल रही होती है। अपनी एक उंगली हिलाओ तो नीचे कम हिल रही होगी, ऊपर ज़्यादा दिख रही होगी, है ना। अब जैसे यहाँ से कोई चीज़ है, अब यहाँ कम हिलेगी, यहाँ तुम्हें इसके हिलने का ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है ना।
यहाँ ये कभी इधर जा रही होगी और ये कभी इधर, लेकिन जो ये सेंटर वाला ये यहीं रहेगा, इतने इतने, ये तो थोड़ा ही हिल रहा होगा, है ना। इसका जो वाइब्रेशन की वजह से ये रोटेशन इसका ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक, फिर थोड़ा और आगे, तो उसके बर्तन बचेंगे, वो खुद ही नीचे आ जाएगा खिड़की से। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन पैदा होता है। किसमें? पृथ्वी में। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिखना। एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। जो एस तरंगे होती है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, और पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। मतलब गूगल कर लीजिए, हाँ, सर्च करके। तो इतना होमवर्क रखिए, इनके बारे में लिख के लाइएगा, ठीक है ना। एक नोट्स में ये होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। पी तरंगों के बारे में, एस तरंगों के बारे में और एल तरंगों के बारे में, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ और पृष्ठ तरंगों के बारे में नोट्स डाल के लिखना, ठीक है ना। ये सारे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में पूछे जाते हैं, और यही फिर बड़ी क्लासों में एक्सप्लेन करके पढ़ोगे। इसीलिए अभी से अच्छे से पढ़ लो। बहुत अच्छी किताबें हैं तुम्हारी, ठीक है ना। उसको पढ़ने की कोशिश किया करो, बराबर पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। अपनी एनसीईआरटी किताबें अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना, समझ में आ गई, एक बार खाली पढ़ लो, दोबारा तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे। इतनी पावर है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो। देखो आगे, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। कह रहा भूकंप की भविष्यवाणी ना संभव नहीं है, कब भूकंप आ जाएगा, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भाई तुम्हें पता ही नहीं भूत कब आ जाएगा, है ना। अगर तुम पहले से ही हनुमान चालीसा वलीसा पढ़ के एकदम रेडी हो, है, पढ़ के एकदम तुम्हें आती है ना, तो जैसे ही तुम्हें लगा कि भूत आ गया तुरंत शुरू हो जाओगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ ना, है, पढ़ना शुरू कर दोगे कि भूत भाग गया। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, जब वो दूसरा वाला भूत आता है जो धरती के अंदर से आता है, भूकंप, अब वो वाला भूत जब आएगा तो क्या करोगे, उसके आने का तो कुछ पता ही नहीं है कब आएगा, क्योंकि हमेशा प्लेट हिलती रहती हैं, तो कभी भी आ जाएगा। उसके लिए भी हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जो घर बनाते हैं, जो हम उसमें एक मजबूत पॉइंट बनाना चाहिए, उसको हमें पीलर द्वारा बनाने चाहिए, पीलर बीम डाल के, ठीक है, और मजबूती से घर बनाना चाहिए कि भूकंप आ जाए तब भी वो हिले ना, है ना, भूत आके कितना भी हिला के गिरा ना पाए और तुम सोते रहो खर्राटे मार के। तो बहुत मेहनत करके उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी अलग अलग तकनीक होती है, भूकंप रोधी घर, ऐसे चीज़ें बहुत सी हैं। उसको कैसे बनाया जाए कैसे नहीं, तो ये इंजीनियर और बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं वो जानते हैं अच्छे से। अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल देखो उनको कैसे बनाते हैं। अब ये हमारी ज़मीन है, अब इसके ऊपर से हॉस्पिटल थोड़ी ना बनाया जा रहा है ना, इतने ऊपर से थोड़ी ना बना देंगे। ये आएगा और यहाँ से मारेगा धक्का, पलट जाएगा, ये यहाँ डाउन हो जाएगा, है ना। सारे मरीज बेड से ज़मीन पे, खिड़की से बाहर, ये होगा ना। जब देखोगे तुम कि हॉस्पिटल जब बनाया जाता है या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, जितनी ऊपर बनाई जाती है ना, कम से कम उतनी तो नहीं, उसकी आधी तो, लगभग आधी से थोड़ी कम जमीन के अंदर होती है। जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, हाँ, क्यों? बैलेंस बना रहे, नीचे ज़्यादा तक उसको एकदम पूरा फाउंडेशन, नीचे इतनी होगी तो इतना बड़ा फाउंडेशन उसका बनाएंगे ताकि वो हिले ना। जैसे जिस तरह से एक बरगद का पेड़ होता ना, बरगद का पेड़ होगा ऐसे, लेकिन इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होगी, पीपल के बरगद के पेड़ की बहुत दूर तक जड़ें फैली होगी, क्यों? और इस ऊपर से कम ही दिख रहा होगा। अब इस पे भूकंप असर करने वाला नहीं, क्योंकि जड़ उसकी ज़्यादा चौड़ी है, मजबूत है ना। इसीलिए कहा गया जिसकी जड़ मजबूत होगी वो पेड़ मजबूत होगा। और यही कह रहे हैं कि तुम अभी से पढ़ोगे ना, ये तुम्हारी जड़ मजबूत कर देगी। 9th और 10th क्लास का हवा एकदम, इसीलिए अभी से पढ़ो,
ये बेसिक चीज़ें तुम्हें अभी से मालूम होगा, बड़ी बड़ी क्लासों में ऐसे लिखते चले जाओगे, यही सारे टॉपिक चैप्टर बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है ना। अब इनकी जड़ें मजबूत है और इस बिल्डिंग की भी हमने जड़ मजबूत कर दी। अब जब इसकी हमने जड़ मजबूत कर दी तो क्या होगा, ये गिरेगी नहीं, क्योंकि इधर धक्का देगा तो उतनी तो उसकी जड़ ही है, इसके चारों तरफ बैलेंस बना रखी है, गिरेगी नहीं। तो जड़ मजबूत करके बनानी चाहिए, ठीक है ना। बात वही है, पहले से हनुमान चालीसा रट रट के तुमने याद कर लिया तो याद होगा, पता चला भूत आया तुम्हें हनुमान चालीसा ही नहीं आ रही, है ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा करने लग गए हैं, ओ भूत भगाओ उर कर रहे हो, और पता चला कि तुम्हें हनुमान चालीसा आती है, जैसे देखे आग बंद करिए शुरू हो गए। हाँ भाई, कैसे पढ़ते जरा पढ़ के सुनाना। नहीं, अभी तुम्हें भी याद, तुरंत तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ना हमें भूत का पता है ना भूकंप का पता है ना। ये सारे क्या हैं, भविष्य में आने वाली चीजें, है ना, नुकसान करने वाली, तो इसलिए सबके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये भूत के बारे में और आगे पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पढ़ रहे थे कि निश्चित नहीं है किया जा सकता। स्थानीय लोगों को कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। जानवर सुन लेते हैं, क्यों? जानवर कह रहे हैं ना, कोई चीज की आवाज हो चाहे कुछ भी हो, वो सुन लेते हैं, क्योंकि हम जो आवाज सुनते हैं 20 से 20,000 तक सिर्फ हम सुन पाते हैं, और वो इसके ऊपर तक की भी आवाज सुनते हैं, है ना। तो इसलिए वो सुन लेते हैं उतनी दूर से तरंग। वो कुत्ता कान लगा के सोया होता है, कुत्ता जमीन पे कान लगा के सोता है, उसको अंदर की हलचल सारी सुनाई देती है, उसको उसके अंदर की सारी हलचल सुनाई देती है, और सबको पता लग जाता है कि कुत्ता क्या बेचैन होगा, भागने लगेगा कुत्ता बिल्ली ये सब। और कभी कभी चिड़िया विड़िया भी एक साथ झुंड बना के इधर उधर परेशान होने लगते हैं, है ना। मछलियाँ पानी में से निकल के ऊपर ऊपर भागने लगती हैं, इधर उधर, है ना, उछलने कूदने लगती हैं। तो ऐसे हरकतें वो करती हैं, तो इससे कुछ अंदाजा लगा लिया जाता है। अब जैसे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भूत आ गया, है ना, थोड़ा सा तुम्हें डर महसूस होगा, लगेगा इधर कहीं पायल छम छम करके कोई आ रहा है ना, लग रहा है कहीं इधर कोई, मतलब ये एक तुमने देखा थोड़ी ना है ना, ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है ना जो, बस, और तुम डरने लग जाओगे, है ना। रात में है, जैसे तुम जैसे बच्चे रात में अगर बाथरूम जाना हो वो भी नहीं जाएंगे, है ना, डर के नहीं जाएंगे, अंधेरा होते ही कहेंगे भूत आ रहा है। ये इमेजिनेशन, ये तुमने देखा थोड़ी ना है ना, लेकिन दिखाया जाता है, फिल्मों में बताया जाता है, ऐसे अरे बताया जाता है। अब उसकी तैयारी हमें करनी होती है, ठीक है। और भी ऐसे है, जब ये सब नहीं जानते थे तो इनके अंदाजे से हम लोग जान जाते थे कि ऐसे ऐसे होने वाला है। भूकंप एक वस्तु स्थित अध्ययन, भूकंप के बारे में एक अध्ययन बता रहा है। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। जगह का नाम है, ये इसका स्केल होता है इतनी तेज, मतलब 6.9 उसकी स्पीड थी, इतना तेज आया था भूकंप। दूसरा स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ, उसमें स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। आशंका ही बता रहे, वो सच में मर गए, बल्कि ज़्यादा भी मर गए होंगे, बताते ही कम है ना, ताकि सब भड़के ना। अब क्या हो गया, उस टाइम में स्कूल वो सही से बने नहीं थे। आज की बिल्डिंगें देखो कितनी मजबूत बनाते, गड्ढा खोद के, है ना, नीचे से उसकी फाउंडेशन मजबूत करके तब बनाते हैं, उतना गड्ढा खोद के। फिर तीसरी घटना, भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भूकंप तो आया,
उसके बाद उन्हें खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, बड़ी दिक्कत। अब सरकार सब कुछ वहाँ पहुँचाना, ऐसा भूकंप आ जाता है ना कहीं जगह, तो सबको ढूंढ ढूंढ के उनको चीज़ें पहुँचाना मुश्किल हो जाती है। भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइन भी अवरोधित हो गई। अब जब भूकंप आ गया तो पाइप लाइन वगैरह तो टूट गई होंगी, सारी समस्या खो गई। और जगह का नाम है। 5वां, शहर में आग। और अचानक से ऐसा भूकंप आने से शहर में आग भी कहीं कहीं, किसी का सिलेंडर खुला पड़ा रहा है, आग जल रही थी, खाना बना रहा था, उससे आग लग गई, बूम, फैलना शुरू हो गई। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। अंगीठी जल रही थी तो वो पलट गई, वो आग फैल गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति लगाता है, ठीक, इमरजेंसी लगा दी एकदम। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। अब जो वहाँ का इस जगह का स्टेट का मंत्री था, मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति से अपील कर रहा है, फोर्स बात कर रहा है कि हमारी हेल्प की जाए। क्या कह रहा है? गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्रीय से वित्त की सहायता मांगी, ठीक ना। गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ से क्या है कि सहायता मांगी कि हमारी मदद की जाए। भाई उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना होता, वो फिर अपने से बड़े वाले से मदद मांगते हैं। तो इतनी सारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो देखा तुमने भूकंप से क्या क्या प्रभाव हुआ था। इतने सारे संकट आते हैं भूकंप से, हर एक चीज़ की बर्बादी होती है। जैसा नेपाल में आया था, नेपाल हिल गया पूरा है। नेपाल है ही पहाड़ों में, तो हमेशा आता ही रहता है वहाँ पे भूकंप। आगे देखो, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप को एक सिस्टम से, एक यंत्र से नापा जाता है, ठीक। क्या किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक ना। उसका स्केल जो है, पैमाना रिएक्टर स्केल है भूकंप का, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है। इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब अगर 2 से कम हो गया ना तो उसका असर नहीं होगा लोगों पे। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 5 रिएक्टर तक होगी ना तब हिला देगा, ठीक। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक हो वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 7 स्केल के पास आया था नेपाल में, जो भूकंप एकदम हिला दिया था पूरा, धड़ 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 पूरा रोड करने लगा था आसपास के। जैसे लग रहा था नीचे से वो पुल पे जैसे ट्रक नहीं चलता वैसे बड़बड़ कर रहा था। हम लोगों ने देखा था उस टाइम मौके पे, धड़ 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 पूरा रोड के नीचे से आवाज़ आने लगी ज़मीन में, इतना तेज भूकंप आया था। भूकंप से बचाव के तरीके। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। और किससे दूर रहें? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पणों एवं तस्वीर के फ्रेम से, जो टूट के गिर ना जाए सर पे, ठीक है ना। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। डरे नहीं, भूत का सामना हिम्मत से करें, ठीक है ना। हाँ, तो वही कहना, डरना नहीं है, भूत का सामना करना है हिम्मत से। बात करते हैं हम अगले हेडिंग, मुख्य स्थलाकृति, ठीक है। अब जो पृथ्वी की जो है कि मेन स्थलाकृति है, आकृति है, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। मतलब जो जमीन हमें दिख रही है वो किन किन कारणों से? अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। जैसे खिसक जाना या फिर धीरे धीरे कटाव हो जाना, बह जाना, तो वो भूमि क्या करती है? विघटित होने जाती है, कटती रहती है, बहाव होता जाता है और कम होती चली जाती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह टूट जाती है। तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले
क्षय को अपरदन कहते हैं। अब जैसे हवा चल गई, धूल मिट्टी उड़ा के ले जाती है, पत्थर आपस में छोटे बड़े उधर टकराएंगे, गिर गए इधर उधर तो फूटते हैं। पानी के सहारे बह के गए तो भी पत्थर टकराते टकराते चूर होते होते रेत इकट्ठा होती है ना, जैसे बालू अभी नदियों में इकट्ठा हो जाता रेत, तो ये भी क्या है, अपरदन का कारण है। बर्फ़ में भी ठंड होकर वो भी पिघलती रहती है, तो वो भी चट्टानें तोड़ती है कभी कभी। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पानी और हवा क्या करती हैं, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती हैं बहा के, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करती हैं। निक्षेप मतलब जो बहाव इकट्ठा करके लाते हैं ना, मलबा सारा, तो वो निक्षेप होता है। अपरदन एवं निक्षेपण के ये पराक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये पहाड़ हैं, यहाँ से बहा के लाए, और ये तालाब है, यहाँ से बहा के ला रहे हैं, यहाँ मिट्टी, तो ये पानी का झोंका आएगा तो किनारे किनारे पे ये क्या, मिट्टी जमा होती जाएगी, सारी मिट्टी यहाँ जमा होती गई, धीरे धीरे तालाब क्या भर गया। और ये तालाब क्या होगा, पानी आते 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 जब इसके ऊपर से बहाव प्रेशर जाने लगेगा तो ये आगे बहने लगेगा। ये तो क्योंकि प्लेन हो जाएगा, जितना पानी का फोर्स होगा वहाँ तक ये बहा ले जाएगा, बाकी ये गड्ढा भर चुका होगा, फिर आगे भी किनारे किनारे पे सारा रेत जमा होने लगेगा, तो ये इसके तट बन जाएंगे, ठीक है ना। नदियों के कार्य, नदी के काम क्या है, जरा नदी के कार्य देखो। नदी के जल से दृश्य भूमि पर अपरदन होता है। नदियाँ जैसे बताया भी पानी के हिसाब से बह के चली जाती हैं, ठीक वैसे ये भी बहा ले जाती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल पर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, ठीक है। झरना जैसे ऊपर से एकदम, अब यहाँ से बह के आई सीधा गिर जा रही है, तो नीचे जो ज़मीन होगी वो क्या बहुत तेज़ी से इस पर गिरेगा, तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी बहा के ले जाएगा, और यहाँ क्या झरना बन जाएगा। झरने में यही होता है कि वहाँ की चीज़ें वो बहा ले जाती है, तोड़ देती हैं, पत्थरों को तोड़ देती हैं, इतने प्रेशर से पानी गिरता है। जैसा यहाँ चित्र में देख सकते हैं, कठोर शैल है जल की, ठीक, शक्ति द्वारा कटे हुए मृद शैल, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी गति के कारण ये सारे कटते चले गए। देखते हो ना, जहाँ नदियाँ वगैरह झरने होते हैं, धीरे धीरे कटाव होते उसको खाली कर डालते हैं। कहीं पे भी बराबर अगर पानी गिर रहा होगा तो देखोगे कि वहाँ कॉर्नर जहाँ पे रहा होगा वहाँ ढाल बन चुका होगा, तो ये मिट्टियाँ यहाँ की सारी बहा ले जाते हैं। विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला में जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेनेजुएला में एक एंजल जलप्रपात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अभी ये यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है नियाग्रा जल, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इसको अलग से ज़रूर लिख सकते हो नोट्स में, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ठीक। दूसरा लिखोगे जलप्रपात जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे, ये अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बॉर्डर पे है, कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इनसे जुड़ी चीज़ें मैप भरने के लिए मैप में पूछ लेगा, या तो इनसे जुड़े देश पूछ लेगा, झरनों का नाम देके, तो यूपीएससी में सारी चीज़ें पूछ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटी क्लास की किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ने के बाद ही आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी ज़रूर है, मतलब बहुत ज़रूरी है पढ़ना ही पढ़ना। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोड़ बना रखी है,
तो सांप जैसा हो जाता है, कभी यहाँ तक चली जाती है, कभी यहाँ तक, कभी यहाँ तक, मोड़ जाते होते यहाँ तक, कभी कभी ये बढ़ जाया करती है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि विसर्प जो होता है वो ऐसे सांप के हिसाब से नदियाँ जो बनाती हैं उसे विसर्प कहते हैं, ठीक, मोड़। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ सारा मलबा सब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जिधर को ये टर्न लेगी तो वहाँ छोड़ के फिर आगे बढ़ती जाएगी, किनारे पे टर्न लेते हुए वहाँ छोड़ देगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, कभी कभी यहाँ तक चली जाएगी तो वहाँ से बहाव कटाव करके जाएगी, कभी यहाँ से कटाव ले जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करती ये चली जाती है। विसर्प लूप के सिरे निकट होते जाते हैं, आते जाते हैं। जैसे जो इनका सिरा होता है, एक मिनट यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ जाते हैं पहले दूर दूर होता है, अब यहाँ इनका क्या है, मलबा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मलबा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो अब ये जो इसका सिरा है यहाँ मलबा इकट्ठा होने लगे, तो ये बहुत पास हो जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले ऐसे टेढ़े टेढ़े होने लगेंगे जहाँ मलबा इकट्ठा होने लगेगा। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं। अब कई बार नदी खिसकती जाती है, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगी, जहाँ यहाँ मलबा जमा हो गया तो ये सीधी हो जाएगी, फिर यहाँ छोड़ देगी, ये सीधी आ जाएगी, ये यहाँ से सीधी हो जाएगी। अब इधर इधर मिट्टी जमा हो जाएगी तो ये उधर कटाव नहीं कर सकती, और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ से पानी की जगह तो है लेकिन यहाँ मलबा इकट्ठा हो गया, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये नदियाँ दूर हो गई। अब इधर ये चारों तरफ से बंद है तो झील हो जाएगी, तो ये ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। ऐसी जो मिट्टी होती है उसे पदार्थों का अवसाद कहा जाता है, ठीक है ना। पदार्थों का अवसाद हुआ जो किनारों पर मिट्टी लाके नदी छोड़ देती है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जो बाढ़ से मिट्टियाँ जमा हो जाती हैं और मैदान बन जाता है ढेर सारा, तो उनको हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। जो नदी के जो तट होते हैं उन्हें तटबंध कहते हैं। ये किनारे पे देख रहे हो तटबंध, किनारों को नदी द्वारा बनाए गए तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ऊपर से तो नदी आती बड़ी प्रेशर में है, यहाँ से बहुत तेज़ बहाव आ रहा होता है इसका, लेकिन जो यहाँ से ये ज़मीन में है, ऊपर से तो पहाड़ों से गिर के आई है ना नदी, लेकिन यहाँ से आते 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 स्लो, जैसे हमारी बॉल होती है, शॉट मारा जब तक उसमें फोर्स होता है बहुत तेज़ी से जाएगी, और जैसे ज़मीन पर गई लुढ़कती 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 स्लो हो जाती है समुद्र में जाते जाते, और कभी इधर भटक जाएगी कभी इधर। तो जैसे धारा इसकी कम होती है, जिधर ढाल पाती हैं उधर उधर ये बहना शुरू कर देती हैं, अलग अलग जगह इनकी धाराएं फूट जाती हैं। जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती हैं कि यहाँ अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। अब वो ऐसे जब नदियाँ दो धाराओं में बढ़ जाती हैं तो यहाँ एक मुहाना बन जाता है और यहाँ आके समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये जो बीच का क्षेत्र बचा ना, यहाँ मलबा सारा इकट्ठा हो जाता है तो ये मैदान बन जाता है, ठीक। और उपजाऊ भूमि होती है सारी, और दो रास्ते से नदी निकल ही रही है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो दो नदियों के बीच जो मिट्टी इकट्ठा कर देती है समुद्र तट में मिलने से पहले, वो डेल्टा बन जाता है, ठीक ना। इसीलिए डेल्टा का साइन भी ऐसे देता है, कहीं हमेशा डेल्टा बोला जाता है इसको, ट्रायंगल टाइप में। तो अब यहाँ देख रखते हैं, मुख्य नदी जा रही है बहती हुई, मुख्य नदी गई, अब यहाँ जा रही है, यहाँ बीच में इसने अवसाद इकट्ठा किया, दो रास्तों में बढ़ के फिर चली गई। यहाँ समुद्र में मिलने से पहले इन्होंने यहाँ मिट्टी इकट्ठा कर दी, यहाँ इकट्ठा कर दी, यहाँ दो रास्ते बढ़ गए। यहाँ जाने से पहले ये पूरा क्षेत्र इन्होंने कर दिया, ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हो ना, छोटी छोटी जगह, ठीक, ये सब, ठीक। तो डेल्टा ये वितरिका बन गई है, ठीक ना। डेल्टा पूरा ऐसे निर्माण होता है इनका।
समुद्र तरंगों के कार्य। अब कह रहे हैं जो समुद्र तरंगे हैं उनके क्या कार्य हैं, देखते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। अब उनके अपर्दन निक्षेपण से क्या होता है, समुद्र के किनारे अलग अलग आकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं, जो किनारों पे जो पत्थर पहाड़ रखते हैं ना, तो इनसे टकराती हैं आके और लौट के जाती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। इनके बीच में दरार होने लगती है, ठीक है ना, यहाँ फट जाता है, यहाँ करार हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे ये टकराती हैं और फिर वो धीरे धीरे समुद्री गुफा, देखो यहाँ पे इसमें पहाड़ के अंदर गुफा बना दी। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। अब ये धीरे 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 काटती चली जाएंगी, लहरें टकराती चली जाएंगी, तो ये पूरा होल बन जाएगा, ऊपर छत सिर्फ बनी रहेगी, जिसे तटीय मेहराब बनाते हैं। जिससे क्या है कि इनकी वजह से तटीय मेहराब बन जाते हैं, मतलब रहने की रुकने की जगह भी अगर कहो तो एक टेंट तरह का बन जाता है, तो ये तटीय मेहराब कहलाता है। तो आपको पता लग गया समुद्री गुफा किसे कहते हैं और तटीय मेहराब किसे कहते हैं। जो ऐसी छत जैसी नुमा आकृति बन जाएगी किनारों पे, तो वो तटीय मेहराब हो जाएंगे, और उन्हीं में जो धीरे धीरे बड़ी चौड़ी बनाते जाते हैं वो गुफा हो जाती है उनकी लहरों से कट कट के। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और धीरे धीरे अपर्दन होते होते ये छत भी अलग हो जाती है। पता चला ये ऐसे हो गया और ये सारा हिस्सा काट दिया और केवल दीवार बचती है। अब वो केवल दीवार बचती है तो इसका प्रेशर नहीं लग पाता ना, इधर से भी पानी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जैसे ये दीवार जैसी आकृति है, इसको स्टैक कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो बीच में बच गया उसको स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखो मेहराब और समुद्री गुफा और स्टैक किसे कहते हैं, बहुत बच्चे जानते नहीं, इसको स्टैक भी कहा जाता है, दीवार समझ लेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल तटों को समुद्री भृगु भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊंचे अगर ये उठे रहते हैं उनको, तो जैसे ज़्यादा ऊंचाई होगी तो उनको समुद्री भृगु भी कहते हैं। स्टैक तो कहते हैं, अगर ज़्यादा हाइट होगी तो वो क्या होगा, समुद्री भृगु कहेंगे। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। किनारों पर जब अवसाद जमा कर देती हैं तो पुलिन का निर्माण करती हैं, जो इकट्ठा ज़मीन हो जाती है उसको पुलिन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हिमनाद के कार्य। हिमनाद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदी होती है। बर्फ़ की नदी, ये देख रहे हो, इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ पूरी जमी होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोल्डस्मिथ मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। उसके नीचे जो होते हैं ना, नीचे ऊपर से तो पिघलेंगे नहीं, नीचे नीचे वो पिघलना शुरू करती है, धीरे धीरे वो उनको बहाना शुरू करती है। और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। मिट्टी जो ज़मीन का धीरे धीरे वो नीचे से अपर्दन करने लगती है, निक्षेपण करती है, बहाना शुरू कर देती है, तो फिर नीचे ले जाके वो समतल पे छोड़ देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, वो सुंदर झील में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। हिमनद और हिमोड़ का निर्माण करती हैं। जो बहा के मिट्टी ले जाती हैं तो वो धीरे धीरे ले जाके जहाँ इकट्ठा करती हैं वो हिमनद और हिमोड़ बन जाते हैं। उसके बाद आता है पवन के कार्य। अब हम हवा के कार्य देखते हैं कि हवा से क्या क्या परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? ऐसा होता है रेगिस्तान, ठीक। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। एकदम बालू के टीले बने होते हैं, ऊंचे 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 ऊंचे, ठीक है। आज अभी देखोगे ये टीला बना है, अगर हवा चल गई तो ये टीला गायब हो जाता है, फिर यहाँ टीला बन जाएगा। कोई गारंटी नहीं कब टीला कहाँ बन जाए हवा के साथ, तो इतनी तेज़ हवाएं वहाँ चलती हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें समानता छत्रक शैल कहते हैं, ठीक। छत के समान उनको देख सकते हैं, जिन्हें हम छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपर भाग को कम काटती है, निचले भाग को हवा बहा के काट देती है। इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, जैसे यहाँ से देख सकते हैं।
अब इधर इधर की तो मिट्टी बहा ले गई, लेकिन ये ऊपर की सारी जमी रह जाती है। हवा चलती है तो दोनों तरफ से वो खाली करती चली जाएगी, ऊपर का हिस्सा बचा रहेगा। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। हवा में उड़ा के ले जा रहे हैं, जहाँ हवा रुक जाएगी वहीं वो लोड करना छोड़ना शुरू कर देंगे तो उसी के ऊपर एक रेत सा बन जाएगा। तो ये ऐसे टीले टीले बन जाते हैं, तो वो अलग अलग जगह ऐसे टीले से बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ खाली मैदान होगा वहाँ सारी रेत इकट्ठा होकर टीले बना देती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। बारीक कण जो होते हैं इधर उधर क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में है कि लोयस के बहुत ज़्यादा क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उम्मीद है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, और बीच बीच में अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे वो भी हमने हाईलाइट किया है। तो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझ में आ जाए। चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर कुछ कमी रह गई, उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। ओके बाय स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।